हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग अधिगम का अंतरण तथा परासंज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि अधिगम का अंतरण कैसे होता है, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को किस प्रकार से देखा जाता है, समझा जाता है और किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेटाकॉग्निशन, यानी जिसको हम लोग परासंज्ञान के नाम से भी जानते हैं, और फिर अंत में देखेंगे कि यह परासंज्ञान जो है किस प्रकार से उपयोगी होता है और फिर इसका चक्र क्या होता है। तो आइए चलिए देखा जाए कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या अधिगम का अंतरण या अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है और इसको किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, इसका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। चलिए देखा जाए। देखिए यहाँ पर एक इमेज के माध्यम से दिखाया गया है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को, कि देखिए जैसे कोई बच्चा है तो पहले शुरू में साइकिल चलाना सीखता है और वो साइकिल चलाने का जो स्किल होता है उसका उपयोग मोटरसाइकिल चलाने के लिए करता है। उसी प्रकार से देखिए जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति टाइपिंग मशीन पर टाइपिंग करना सीखता है और फिर उसी प्रकार से उसी स्किल का उपयोग करके वो कीबोर्ड पर टाइपिंग करता है, तो इसी को देखिए कहा जा रहा है कि वो एक प्रकार के अधिगम का अंतरण दूसरे प्रकार के अधिगम के लिए किया जा रहा है। तो यही होता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी यदि हम कोई चीज एक बार सीखे हुए हैं और उस चीज का उपयोग करके किसी दूसरे चीज को सीख रहे हैं या किसी दूसरे कार्य को कर रहे हैं, तो इसमें हमारे जो पुराना अधिगम है उसी का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या। देखिए अधिगम का स्थानांतरण या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ये होती क्या है। देखिए अधिगम का स्थानांतरण तब होता है जब कोई व्यक्ति एक स्थिति में सीखे गए ज्ञान, कौशल या व्यवहार का उपयोग दूसरी स्थिति में करता है। अभी मैंने आप लोग को इमेज में दिखाया कि इस प्रकार से अगर आप किसी स्थिति में कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कोई कौशल प्राप्त कर रहे हैं, कोई व्यवहार सीख रहे हैं और उसी को दूसरी स्थिति में उपयोग कर ले रहे हैं, तो यही होता है ट्रांसफर ऑफ लर्न। देखिए इसके कुछ प्रकार होते हैं। ये देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहला देखिए क्या है, सकारात्मक स्थानांतरण यानी पॉजिटिव ट्रांसफर। ये देखिए क्या होता है, जब पिछला अधिगम नई स्थिति में सहायक हो। इसका मतलब कि पिछले बार में आपने क्या सीखा था और जब नया कुछ सीख रहे हैं तो पिछला वाला अगले स्थिति में उपयोगी हो, और जब वह उपयोगी होगा तब उसको कहा जाता है कि वह सकारात्मक स्थानांतरण है। देखिए उदाहरण में देख लिए क्या है, यदि आपने हिंदी टाइपिंग सीखी है तो इससे अंग्रेजी टाइपिंग सीखने में मदद मिलती है, या फिर इसी का उल्टा कर लीजिए कि आपने अंग्रेजी टाइपिंग सीखी है तो इसके मदद से आप हिंदी टाइपिंग सीखने में सहायता मिलेगी। ठीक है, अब देखिए अगला जो है नकारात्मक स्थानांतरण। इसको देखिए नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। जब देखिए पिछला अधिगम नई स्थिति में बाधा डाले, यानी देखिए आपने पिछले कोई ऐसे कार्य किए हैं जिसके वजह से नया कार्य करने में आपको बाधा आ रही है। जैसे देखिए कुछ जो व्यक्ति होते हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने हीरो की मोटरसाइकिल चलाई है, तो हीरो की मोटरसाइकिल में देखिए जो गियर लगता है वो पीछे की तरफ लगता है। अब उसी व्यक्ति को जब बजाज की बाइक चलाने के लिए दे दिया जाए, बजाज की मोटरसाइकिल चलाने के लिए दे, उसमें देखिए गियर आगे की तरफ लगते हैं, तो उस व्यक्ति को उस काम को करने के लिए बाधा आएगी। क्यों? क्योंकि उसने उस गाड़ी को चलाया तो उसको वही चीज सीखा हुआ है कि गियर पीछे की तरफ लगता है, और जब बजाज की गाड़ी चलाएगा तो उसको गियर आगे लगाना पड़ता है, तो वो चीज उसको बाधा उत्पन्न करती है। उसी प्रकार से देखिए एक और उदाहरण है कि अगर आपने दाहिनी ओर गाड़ी चलाना सीखा है और किसी अन्य देश में बाईं ओर गाड़ी चलानी पड़े तो भ्रम हो सकता है। देखिए इसी प्रकार से कुछ ऐसे कंट्री हैं, जैसे देखिए अमेरिका वगैरह में जो है दूसरे तरफ यानी हमारे तरफ दाहिनी तरफ बैठ के गाड़ी चलाते हैं तो वहां बाईं तरफ, तो कोई व्यक्ति यदि जाता है वहां और गाड़ी चलाना पड़ेगा तो उसको कंफ्यूजन होगा। तो इसी प्रकार की जब लर्निंग ट्रांसफर होता है तो इसको नकारात्मक कहा जाता है। आपका कोई भी कार्य जिसको आपने सीखा है, अगर उसके वजह से आपका दूसरा कार्य करने में समस्या आ रही है, इसका मतलब है कि वो आपको नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के रूप में है। अगला देखिए, इसको कहते हैं क्षैतिज अंतरण यानी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। ये देखिए कब होता है, जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव तथा प्रशिक्षण का उपयोग
व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान परिस्थिति में किया जाता है तो इसे सीखने का क्षैतिज। देखिए, जब कोई बच्चा चाहे कोई व्यक्ति एक स्थिति में जो कुछ भी सीखा है, अगर उस ज्ञान का उपयोग उसी प्रकार की मिलती जुलती सभी स्थितियों में समान रूप से कर ले रहा है तो कहा जाता है कि वह उसका क्षैतिज सीखने का स्थानांतरण हो। उदाहरण में देखिए कि गणित के जोड़ व घटाने के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास उसी तरह के अन्य प्रश्नों को हल करने में काम आता है। अब देखिए, शुरू में छोटे बच्चों को जो जोड़ना घटाना सिखाया जाता है, गुणा भाग सिखाया जाता है, तो उसी जोड़ने घटाने गुणा भाग का उपयोग वो बड़ी सवालों को भी करने के लिए उसी प्रकार से उपयोग करते हैं। तो ये हो गया जो है स्थानांतरण का क्षैतिज प्रकार। अगला देखिए जो है ऊर्ध्वाधर अंतरण या स्थानांतरण, देखिए जिसको वर्टिकल ट्रांसफर के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थितियों में किया जाता है तब इसे सीखने का ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण कहते हैं। देखिए, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है सीधा ऐसे, और वर्टिकल का मतलब नीचे से ऊपर। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका उदाहरण देखिए, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखने के समय स्कूटर चलाने के उसके पूर्ण अनुभव का ऊर्ध्वाधर होता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति केवल स्कूटर चलाया हो और फिर वो उसी के ज्ञान के आधार पर, उसी सीखे हुए नॉलेज के आधार पर कार चलाना सीखता है तो कहा जाता है यह इसका वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। यानी किसी निम्न काम को सीखने के बाद कोई उच्च स्तरीय कार्य किया जाता है उसी नॉलेज के इस्तेमाल से, तो कहा जाता है यह वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अगला देखिए क्या है, इसको द्विपार्श्विक अंतरण या बायलैटरल ट्रांसफर कहा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, मानव शरीर को देखिए दो भागों में यानी दायां भाग तथा बायां भाग में बांटा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति देखिए अपने शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में करता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण के रूप में जाना जाता है। देखिए इसमें होता क्या है, जब कोई व्यक्ति देखिए कुछ ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दाहिने हाथ से भी लिख लेते हैं, बाएं हाथ से भी, तो किसी एक हाथ से लिखने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं और उसी एक्सपर्टनेस को यानी उसी नॉलेज को वो जब दूसरे हाथ से लिखने में भी उपयोग कर लेते हैं तो इसी को कहा जाता है द्विपार्श्विक स्थानांतरण। देखिए, दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का लाभ जब व्यक्ति बाएं हाथ से लिखना सीखने में करता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण के रूप में जाना जाता है। अगला देखिए जो है तटस्थ स्थानांतरण यानी न्यूट्रल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसमें देखिए क्या होता है, जब पिछला अधिगम नई स्थिति पर प्रभाव नहीं डालता, यानी कुछ ऐसी चीजें आपने सीखी है पहले और कुछ बाद में नया सीख रहे हैं और उसका प्रभाव नए चीज पर एकदम नहीं पड़ रहा है तो कहा जाता है कि वह न्यूट्रल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसमें देखिए क्या होता है कि खाना पकाने का कौशल तैराकी सीखने पर कोई प्रभाव नहीं डालता। यानी जैसे देखिए किसी को खाना बनाने आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बनाने आ रहा है, तो अगर उसको तैराकी सिखाई जा रही है यानी तैरना सिखाया जा रहा है तो उस खाना बनाने के कौशल का उपयोग वो तैराकी में नहीं कर पाता। तो यही होता है जो न्यूट्रल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी तटस्थ स्थानांतरण। अब देखिए लर्निंग और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का संयोजन यानी इन दोनों में आपस में क्या कोऑर्डिनेशन है। देखिए पहला अधिगम के लिए देखिए एक छात्र ने स्कूल में गणित का जोड़ घटाव सीखा। स्थानांतरण देखिए कैसे होगा, वही छात्र बाजार में खरीदी करते समय जोड़ घटाव का उपयोग करता है। अब देखिए कि एक बच्चे को जब जोड़ घटाना सिखाया जाता है, गुणा भाग सिखाया जाता है क्लास में, तो उस चीज को वो जान जाता है, समझ जाता है और फिर उसी का उपयोग जब वह बाजार में कोई सामान खरीदने जाता है तो उस वस्तु के मूल्य को जोड़ने घटाने के लिए करता है। तो देखिए इस ज्ञान का उपयोग उसके ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में किस प्रकार से किया जाए। उसी प्रकार से दूसरा देखिए उदाहरण, यहां अधिगम देखिए क्या, किसी ने कार चलाना सीखा। देखिए यानी किसी ने कार चलाना सीखा, अब वही कार चलाना सीखने के बाद स्थानांतरण देखिए कैसे होगा, जब उस व्यक्ति को ट्रक चलाना होगा तो यानी कार चलाने का जो उसका अनुभव है वो लर्निंग है, वो उसका इस्तेमाल कहां करेगा, ट्रक चलाने। तो ये हो जाएगा इसका स्थानांतरण। तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं
कि अधिगम और स्थानांतरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वास्तविक जीवन में ज्ञान और कौशल के उपयोग में सहायक होते हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको आप लोग को बता दिया। तो उसमें आपको अच्छे से समझकर इसको क्वेश्चन को हल करना होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ विभिन्न प्रकार के अधिगम के अंतरणों को इस प्रकार से चार्ट के रूप में भी दिखाया गया है शॉर्टकट में। देखिए जो समरूप ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है उसमें देखिए क्या होता है कि मूल परिस्थिति व अंतरित परिस्थिति में उभयनिष्ठता का होना। उसी प्रकार से देखिए विषय रूप ट्रांसफर क्या होता है कि मूल परिस्थिति व अंतरित परिस्थिति में बहुत कम उभयनिष्ठ का होना। यानी पहले जो चीज सीखे थे अब नया चीज सीख रहे हैं तो उसमें पहले वाला जो है बहुत कम इस्तेमाल हो, और इसमें क्या होता है कि पूरा पहले जो सीखे हैं उसका इस्तेमाल दूसरे सीखने वाली चीज में कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि साइकिल चलाने सीखने के जितने भी ज्ञान होते हैं उसका उपयोग आप मोटरसाइकिल में कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप जोड़ घटान गुणा भाग जो सीखते हैं उसको बाकी के सवालों में भी उसी प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए जो है धनात्मक अंतरण, इन सब चीजों को देखिए मैंने आपको ऊपर बता ही दिया कि पूर्व ज्ञान का नवीन परिस्थिति में ज्ञानार्जन को बढ़ाना, यानी पहले से कुछ सीखा हुआ आपके नए सीखने में वृद्धि कर रहा है तो उसको पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जाता है। और ऋणात्मक अंतरण का मतलब क्या बताया कि जब पहला कुछ सीखा हुआ आपके नए ज्ञान को सीखने में बाधा डाल रहा है तो कहा जाता है निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ऊर्ध्वांतरण का मतलब अभी मैंने बताया कि नवीन ज्ञान के अर्जन के लिए पूर्व ज्ञान जरूरी होता है। देखिए हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, नवीन ज्ञान के अर्जन में पूर्व ज्ञान आवश्यक नहीं होता परंतु सहायक होता है। देखिए यथावत अंतरण में क्या होता है, नवीन परिस्थिति में पूर्व ज्ञान का यथावत प्रयोग होता है, उसी प्रकार से हो जाता है। प्राकृतिक अंतरण देखिए क्या होता है, नवीन समस्या के समाधान में पूर्व ज्ञान के कुछ सामान्य ज्ञान के रूप में प्रयुक्त होना। यानी देखिए नवीन समस्या आपके पास है और आपके पास कोई पूर्व ज्ञान है तो आप उसके आधार पर उस नवीन समस्या को हल करने में इसका उपयोग करेंगे। स्वतः अंतरण देखिए क्या होता है, पूर्व में भली भांति अर्जित कौशल स्वतः नवीन परिस्थिति में प्रयुक्त होते हैं। देखिए छोटे बच्चों को जब कुछ चीज लिखना पढ़ना सिखा दिया जाता है तो बाद में जब वो बड़े होते हैं तो उस लिखने पढ़ने को उनको बार बार नहीं सिखाया जाता बल्कि वह स्वतः ऐसा करने लगते हैं, तो ये होता है स्वतः अंतरण। अब देखिए अगला है सदप्रयास अंतरण। इसमें देखिए क्या होता है, नवीन व पूर्व परिस्थितियों में संबंध स्थापित करके किए गए अमूर्तकरण के फलस्वरूप अंतरण होता है। यानी इसमें नवीन और पूर्व परिस्थितियां जो होती दोनों में रिलेशन स्थापित कर दिया जाता है और यह जो होता है वो अमूर्तकरण के फलस्वरूप जो है क्रियान्वित होता है। अगला देखिए क्या है, अग्रगामी अंतरण। इसमें देखिए क्या होता है, पूर्व अधिगम परिस्थिति के आधार पर परिस्थितियों को अमूर्तकरण करके अंतरण होता है। अगला देखिए क्या है, पूर्वगामी अंतरण। इसमें देखिए क्या होता है, जिन परिस्थितियों में ज्ञान व कौशलों को पूर्व में अर्जित किया गया है उनसे अंतरण संभावनाओं का अमूर्तकरण। यानी ये विभिन्न प्रकार के ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के जो और भी प्रकार थे। अब देखिए हम लोग आते हैं मेटाकॉग्निशन। यानी मेटाकॉग्निशन कहते किसे, मेटाकॉग्निशन होता क्या। देखिए मेटाकॉग्निशन का मतलब हो गया, देखिए मेटा और प्लस कॉग्निशन का ये संयोजन है। कॉग्निशन का मतलब होता है सोच विचार और मेटा का मतलब होता है परे, इसीलिए देखिए इसको हिंदी में कहा जाता है परासंज्ञान। यानी अपने सोच के बारे में सोचना, यानी पहले से आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में जब सोचेंगे तो वही कहा जाता है परासंज्ञान या मेटाकॉग्निशन। यानी आपके पास कितना नॉलेज है, अब जब आप अपने उस नॉलेज का आकलन करेंगे तो उसी को कहा जाता है परासंज्ञान। और उसका आकलन करने के बाद फिर आप भविष्य में और जो कार्य करेंगे उसमें किस प्रकार का सुधार आपको करना चाहिए। देखिए इसको एक साइकिल के रूप में भी देखा जाता है कि जब देखिए जब व्यक्ति को अपने सोच विचार का इवेल्युएशन करना होता है, मूल्यांकन करना होता है, तो देखिए क्या करता है, सेल्फ रेगुलेशन करता है, अपनी मेमोरी का पता लगाता है और उसके बाद अपनी स्टडी स्किल्स के बारे में पता लगाता है कि उसके अंदर कितनी क्षमता है। फिर उसके बाद देखिए इसको कहा जाता है कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी सोच के बारे में सोचना। उसके बाद देखिए इसमें आइडियाज होते हैं, संसाधन होते हैं और स्ट्रेटेजी, विभिन्न प्रकार के विचार आप लेंगे
और उन विचारों के लिए आप नए नए संसाधनों का उपयोग करेंगे और उन संसाधनों को उपयोग करने के लिए आपको नई नई रणनीतियां बनानी होंगी। देखिए इसको और भी इसी तरीके से देखा जाता है। जब देखिए आपके पास कोई टास्क है, देखिए कोई कार्य है, उस कार्य को करने के लिए आप क्या करेंगे, अपनी जो मजबूती है यानी आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरियां क्या है, पहले ये देखेंगे आप। उसके बाद जब आपकी कमजोरी और ताकत आपको पता चल जाएगी तो आप उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्लान करेंगे। यानी आपकी जो कमजोरी है उसको दूर करने के लिए आप मेहनत करेंगे और जब आप उस कमजोरी को दूर करेंगे तो आप क्या करेंगे, रणनीति अपनाएंगे और उस रणनीति को अपनाने के बाद देखिए आप क्या हो जाएंगे, वो आपका जो है रिफ्लेक्ट होगा यानी प्रदर्शित होगा, दिखेगा और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, टास्क को पूरा कर लेंगे। फिर उसी प्रकार से अगला टास्क निर्धारित करेंगे और ये जो प्रक्रिया है निरंतर चलती चली जाती। यानी आप एक टास्क को पूरा करेंगे और फिर उस टास्क को यदि आपने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया तब तो बेहतर है, नहीं कर पाए तो क्या कमी रह गई उस चीज का फिर से आप क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे और फिर उसमें बदलाव करेंगे। तो कोई भी टास्क होता है देखिए 100% एक बार में सफल नहीं होता है व्यक्ति, तो आप जब जब किसी कार्य को करेंगे तो उसमें जो कमी रह जाएगी आपके पढ़ाई में, आपके किसी कार्य में, तो आप उसी समस्या को दूर करते चले जाएंगे और आप उस समस्या को हल कर लेंगे। देखिए इसको विभिन्न प्रकार के इस तरह से इमेज के माध्यम से देखिए आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे, फिर उसके बाद उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप प्लानिंग करेंगे। उसके बाद फिर देखिए आप उसकी प्लानिंग करने के बाद उसके तहत कार्य करेंगे और उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, निगरानी करेंगे। उसके बाद देखिए आप उसका इवैल्यूएशन करेंगे कि मेरा गोल जो है अचीव हो रहा है कि नहीं, या हो रहा है तो कितना हो रहा है और कितना बचा है। उसके बाद फिर देखिए जो है आप अपने चरणों पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे, उस पर नजर रखेंगे कि हमारा यह कितना टास्क पूरा हो गया, फिर जितना बचा रहेगा फिर उसके लिए प्लानिंग करेंगे। तो इस प्रकार से कर करके आप अपनी समस्या को हल कर लेंगे। ठीक, देखिए इसको विभिन्न प्रकार के इमेजेस में देखिए, शॉर्टकट में देखिए प्लान, मॉनिटर, इवैल्यूएट, यानी प्लानिंग करिए, फिर उसको निगरानी रखिए और उसको इवैल्यूएट करिए और लास्ट में वो क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्ट। अब देखिए इसको हम लोग विस्तार पूर्वक इस प्रकार से देखिए मेटाकॉग्निशन यानी परासंज्ञान, इसको परासंज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए मेटाकॉग्निशन का अर्थ क्या है पहले ये जान। देखिए अपने सोचने की प्रक्रिया के बारे में सोचना यानी थिंकिंग ऑफ थिंकिंग, अभी मैंने बताया ये थिंकिंग ऑफ थिंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसे देखिए सोच पर सोचने या स्वयं की सोचने की क्षमता का अवलोकन और नियंत्रण भी कहा जाता है। यानी आप किस प्रकार से सोचते हैं उसका अवलोकन करना और उस पर नियंत्रण करना भी यही होता है। देखिए मेटाकॉग्निशन में यह समझना शामिल है कि हम कैसे सीखते हैं, कौन सी रणनीतियां प्रभावी हैं और हम अपने ज्ञान और कौशल को कैसे सुधार सकते हैं। यानी इसमें देखिए यह शामिल होता है कि हम किस प्रकार से सीख रहे हैं और हमारे जो सीखने की जो स्ट्रेटेजी है, रणनीतियां हैं, वो कितनी प्रभावी है और हम अपने ज्ञान और कौशल को इन रणनीतियों का उपयोग करके किस प्रकार से सुधार सकते हैं। अब देखिए मेटाकॉग्निशन के मुख्य घटक है क्या क्या है, यानी इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। देखिए पहला कंपोनेंट्स होता है मेटाकॉग्निटिव ज्ञान यानी परासंज्ञानात्मक ज्ञान। यह देखिए क्या होता है, इसमें देखा जाता है कि हम कैसे सोचते और सीखते हैं। सबसे पहले इसमें यही देखा जाता है कि हम किस प्रकार से किसी समस्या के प्रति, किसी टास्क के प्रति हम किस प्रकार से सोच रहे हैं और हम किस प्रकार से सीखते। अब देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए कि किसी छात्र को यह समझना कि वह पढ़ाई में नोट्स बनाकर बेहतर सीखता है, यानी कोई स्टूडेंट्स अपना इवैल्यूएशन कर रहा है कि मैं नोट्स बनाकर अच्छे तरीके से पढ़ सकता हूं कि बिना नोट्स के अच्छे तरीके से पढ़ सकता हूं। यदि उसको लगता है कि नोट्स बना के मैं और भी अच्छे तरीके से पढ़ सकता हूं तो वो नोट्स बनाना शुरू करता है। उसी प्रकार से देखिए अगला है इसका कंपोनेंट मेटाकॉग्निटिव नियंत्रण यानी परासंज्ञानात्मक नियंत्रण, मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन। इसमें देखिए होता है अपने
सोचने और सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रित करना। यानी अब इसमें क्या होता है कि आप किस प्रकार से सोच रहे हो उसकी प्रक्रिया को नियंत्रित करना, या किस प्रकार से सीख रहे हो उसको नियंत्रित करना। इसमें देखिए उदाहरण के रूप में देख लीजिए, यदि कोई छात्र देखता है कि वह किसी विषय को ठीक से नहीं समझ रहा है तो वह अपनी रणनीति बदलकर ज्यादा अभ्यास करता है। देखिए किसी स्टूडेंट को अगर कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो वो अपनी सीखने की स्ट्रेटेजी को चेंज करेगा, यानी पढ़ने का तरीका बदलेगा। अब वो देखेगा कि मेरा एक ही तरीके से जो सीख रहा हूं बार बार मुझे भूल जा रहा हूं मैं, तो मैं अपना सीखने का तरीका क्या करूंगा, चेंज करूंगा। देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक ही तरीके से सारे विषय को नहीं पढ़ते हैं, उनका तरीका अलग अलग होता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो एक ही तरीके से सारे विषय को पढ़ते हैं, तो अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, तो उसी में इस चीज को देखा जाए। अब देखिए मेटाकॉग्निशन के कुछ उदाहरण हैं, उसको देख लीजिए। देखिए इसका सबसे पहला उदाहरण देखिए पढ़ाई लिखाई से संबंधित। पहला देखिए क्या है, एक छात्र को महसूस होता है कि वह गणित के सवालों को ठीक से हल नहीं कर पा रहा है। वह समझता है कि उसे अधिक ध्यान देने और बार बार अभ्यास करने की जरूरत। देखिए एक स्टूडेंट है, वो मैथ के सवाल हल कर रहा है, तो उसको दिख रहा है कि वह सवालों को सही से हल नहीं कर पा रहा है, तो वह इस बात को समझता है कि उसको इन सवालों को हल करने के लिए और ध्यान देना होगा और उसको और भी प्रयास करना होगा। इसके बाद देखिए परीक्षा की तैयारी करते समय यह तय करना कि कौन सा विषय ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसे पहले पढ़ना। अब देखिए अपने से ही डिसाइड करना कि हमें 3 विषय का पेपर देना है, तो जो पेपर बहुत कठिन होता है हमको उसको पहले पढ़ना चाहिए, जो विषय इजी होता है उसको बाद में पढ़ना चाहिए, और जो विषय कठिन है फिर उसमें भी कौन से टॉपिक जो है कठिन है उसको उनमें सबसे पहले पढ़ना। तो ये सारी चीजें जब लोग अपने से करते हैं तो इसी चीज को पढ़ाई लिखाई से संबंधित माना जाता है। अब देखिए दैनिक जीवन में परासंज्ञान का कैसे उपयोग होता है। देखिए जब कोई व्यक्ति देखता है कि वह सुबह जल्दी उठने पर ज्यादा उत्पादक रहता है तो वह अपनी दिनचर्या में बदलाव। देखिए जब कोई व्यक्ति देख रहा है कि जिस दिन वह सुबह उठ जा रहा है वो दिन बहुत वो फुल ऑफ एनर्जी है और ज्यादा प्रोडक्टिव है, यानी ज्यादा कार्य कर रहा है, तो वह अपने उठने की जो रूटीन है उसमें बदलाव करता है। देखिए अगर किसी को याद नहीं रहता कि उसने चाबियां कहाँ रखी हैं तो वह खुद को याद दिलाने के लिए कोई रिमाइंडर सेट करता है। देखिए यदि किसी व्यक्ति को कोई सामान भूलने की बहुत आदत है तो उस चीज को भूलने से बचने के लिए वो अपने लिए कुछ रिमाइंडर सेट करता है या कोई टाइम सेट कर देता है कि इस चीज को मुझे इतने टाइम पे रखना है, तो मैं मोबाइल में या किसी चीज में रिमाइंडर सेट कर दूंगा, जैसे ही वो चीज बजने लगेगी तो उसको याद आ जाएगा कि मुझे ये चीज लेनी है। तो इस प्रकार से व्यक्ति रिमाइंडर सेट करता है। अब देखिए इसका उपयोग समस्या समाधान में कैसे होता है। यदि एक व्यक्ति एक पहेली को हल करते समय गलत दिशा में जा रहा है तो वह रुक कर अपनी रणनीति बदलता है और अलग दृष्टिकोण अपनाता है। देखिए कोई व्यक्ति जो है पहेली या पजल सॉल्व कर रहा है तो देख रहा है कि गलत दिशा में जा रहा है तो वहीं पे रुक जाएगा, और रुकने के बाद फिर वह अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करेगा और फिर सही दृष्टिकोण को अपनाते हुए जो है सही तरीके से उसको हल करेगा। अब देखिए इसकी जो महत्व को देख ले, यानी मेटाकॉग्निशन क्यों महत्वपूर्ण है। चाहे आप मेटाकॉग्निशन कहिए चाहे परासंज्ञान कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। देखिए यह व्यक्ति को बेहतर निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। इससे सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनती है। इसके द्वारा व्यक्ति में आत्म जागरूकता और आत्म सुधार को बढ़ावा मिलता है। मेटाकॉग्निशन का अभ्यास हमें अपनी सोच और सीखने की क्षमता को समझने और उसमें सुधार करने में मदद करता है। देखिए एक प्रकार का यह सेल्फ असेसमेंट टाइप का है कि आप अपना आकलन और मूल्यांकन खुद ही करेंगे, यानी आपको कौन कौन सी चीज कितनी आती है और उसको किस प्रकार से सुधार करके आप बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। तो यही सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, आप देखिए जो मैंने ऊपर आपको इमेज में दिखाया था मेटाकॉग्निशन साइकिल यानी परासंज्ञान चक्र, ये देखिए क्या होता है, यानी इसको देखिए क्या कहेंगे, परासंज्ञान चक्र। ये देखिए क्या होता है, चक्री रूप में चलता है। देखिए
परासंज्ञान साइकिल के मुख्य चरण में देखिए सबसे पहले क्या होती है कि योजना बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है। इसमें हम देखिए तय करते हैं कि आपको क्या और कैसे सीखना है। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई लक्ष्य तय करते हैं, जैसे एक विषय को समझना कैसे, कोई संसाधन चुनते हैं जैसे किताब के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, और फिर समय का प्रबंधन करते हैं। देखिए हमको किसी विषय को समझना है, अब हमको किताब से समझ में आ जा रहा है तो सही बात है, नहीं किताब से समझ में आ रहा है तो हम नोट्स बनाएंगे, नोट्स से भी अगर समझने में समस्या आ रही है तो हम उससे रिलेटेड वीडियो देखेंगे, और फिर इन सारी चीजों के लिए हम क्या करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे। यानी हमको कितने देर किताब पढ़नी है, कितने देर नोट्स पढ़ना है, और कितने देर उससे रिलेटेड वीडियो देखेंगे। उसी प्रकार से देखिए दूसरा स्टेप्स क्या है, निगरानी करना यानी मॉनिटरिंग करना। यानी इन सारी चीजों को फॉलो करने के बाद आप उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और देखेंगे कि आपने कितनी प्रगति की है, यानी आपका जो कार्य किया जा रहा है वो प्रोग्रेस में है कि नहीं। देखिए अब इसमें हम देखेंगे कि यह सोचना कि आप कितनी सामग्री समझ रहे हैं, कठिन हिस्सों को पहचानना, अपने तरीकों को सुधारने की जरूरत का आकलन। अब इस तरीके से आप पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि इन तरीकों का उपयोग करके आप जो चीजें पढ़ रहे हैं वो कितना समझ पा रहे हैं। जिन जिन चीजों को आप समझ नहीं पा रहे हैं उन चीजों को क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, और उसके बाद फिर आप अपने तरीकों को सुधारने की जरूरत यदि पड़ रही है तो आप अपने पढ़ने के तरीकों को फिर चेंज करेंगे। यानी इसमें जो टाइम मैनेजमेंट है इन सब चीजों को अब आप बदलेंगे। अब देखिए अगला जो है स्टेप्स इसका मूल्यांकन करना, इवेल्युएटिंग। इसमें देखिए आप यह जांचते हैं कि आपने अपने लक्ष्य को कितना हासिल कर लिया। अब देखिए आप अब देखेंगे कि आपने जो चीज पढ़ना शुरू किया था वह आपका कितना पूरा हो गया है। यदि वो चीज पूरी नहीं हो पा रही है इस तरीके से तो फिर आपको अपने तरीके में बदलाव करना पड़ेगा। देखिए खुद से पूछना, क्या मैंने सब कुछ सही से समझा, जरूरत पड़ने पर नए तरीके आजमाना, गलतियों से सीखना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि आप अपना इवेल्युएशन करेंगे कि जो चीज मैं पढ़ना चाह रहा था, पढ़ रहा था, अब मुझे समझ में आई कि नहीं। यदि नहीं समझ में आई, नहीं की, तो उसके लिए हम नए तरीके आजमाएंगे, और उसके बाद फिर जो हमने इस सीखने के दौरान जो गलतियां की थी उससे हम सबक लेंगे। ठीक है, देखिए एक और उदाहरण देख लीजिए। यदि कोई छात्र गणित का एक कठिन प्रश्न हल कर रहा है तो वह मेटाकॉग्निशन साइकिल का उपयोग कर सकता है। देखिए जब कोई व्यक्ति या कोई बालक कोई सवाल हल कर रहा है तो उस सवाल को हल करते समय वो इस प्रकार के चक्र का इस्तेमाल कर सकता है। देखिए पहले क्या करेगा बच्चा, योजना बनाएगा। योजना में सबसे पहले वो क्या करेगा, मैं पहले सूत्र पढ़ूंगा और फिर उदाहरणों का अभ्यास करूंगा। देखिए कोई भी बच्चा जब सवाल हल करता है तो अपनी किताब में क्या करता है, पहले सूत्रों को पढ़ता है और उस सूत्र के माध्यम से बनाए गए विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को देखता है। उसके बाद देखिए बच्चा अपनी निगरानी करता है, यानी क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं, अगर नहीं तो मुझे क्या बदलना चाहिए। अगर वो बच्चा देख रहा है कि सूत्र को देख लेने के बाद, उदाहरणों को देखने के बाद अगर वो सही तरीके से बाकी के सवालों को हल कर ले रहा है तब तो ठीक है। यदि उसको लग रहा है कि नहीं इस तरीके से मुझे सवाल हल करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, वो फिर क्या करेगा, अपने सीखने के तरीके में बदलाव करेगा। देखिए मूल्यांकन करेगा। इसमें देखिएगा कि मैंने समस्या को सही ढंग से हल किया कि नहीं, अगर नहीं तो मैं फिर से कोशिश करूंगा। यदि उसको लगता है कि उसकी जो सोल्यूशन है सही से नहीं हो पा रही है तो फिर से करने का प्रयास करें। देखिए तो इस प्रकार से देखिए सीखने की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार होता है, यानी परासंज्ञानात्मक जो विधि है इससे किसी के सीखने की क्षमता में वृद्धि होती है। अब देखिए मेटाकॉग्निशन साइकिल का महत्व देख लीजिए। वो ऊपर आपने देखा मेटाकॉग्निशन का महत्व और ये मेटाकॉग्निशन साइकिल। इसमें देखिए क्या होता है कि बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ती है, समस्याओं को हल करने में इससे मदद मिलती है, और सबसे बड़ी चीज जो होती है इसके द्वारा बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास होता है। ठीक है, तो ये जो चीजें थी हम लोगों ने मेटाकॉग्निशन और मेटाकॉग्निशन साइकिल के बारे में आज की क्लास में पढ़ा। देखिए ये दोनों ही जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और मेटाकॉग्निशन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं,
जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को ये सब चीजें करवा दी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी मैं कुछ दिनों के बाद करवाऊंगा, जिसमें आप लोग देखेंगे कि इससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। मेरे साथ इतने देर तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।